हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 37। सिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़। अभी नैना को लेकर लेबोरेटरी चला आया जहां नैना के कुछ टेस्ट होने थे। सबसे पहले नैना का ब्लड सैंपल हुआ। उसके बाद स्टाफ ने नैना को एक कंटेनर देकर कहा, इसमें यूरिन सैंपल लाना है। नैना ने कंटेनर लिया और वॉशरूम की तरफ जाने लगी तो अभी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये देखकर नैना को खींच होने लगी। वॉशरूम के सामने आकर उसने अभी से कहा, अब यहां भी तुम मेरे साथ आओगे? अभी ने नजरें उठाकर देखा तो झेंप गया और ना में गर्दन हिला दी। नहीं नहीं, आ जाओ ना, आजकल हर जगह घुसने की आदत हो गई है तुम्हें। एक काम करो, मेरी जगह तुम ही यूरिन सैंपल दे दो, नैना ने चिढ़ते हुए कहा। तो अभी वापस जाने के लिए घूम गया। नैना अंदर गई। कुछ देर बाद सैंपल लेकर स्टाफ को दे दिया। रिपोर्ट्स में 2 घंटे लग जाएंगे सर, जब तक आप वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं, लड़के ने पेपर अवी को थमाकर कहा। ओके, थैंक यू, अवी ने कहा और नैना को साथ लेकर वहां से चला गया। मैं यहाँ 2 मिनट और नहीं रुकने वाली हूँ पड़ोसी, और अगर तुमने मुझे फोर्स किया तो मैं अब सीधा तुम्हारे डैड को फोन कर दूंगी, नैना ने अवी को घूर कर देखते हुए कहा। तो अवी ने बड़े प्यार से नैना को देखा और कहा, मैं भी यहाँ नहीं रुकने वाला, हम सीधा घर जा रहे हैं। विवान मेरा फ्रेंड है, इसलिए मैंने उसे कहा है रिपोर्ट्स घर भिजवाने को। तुम्हें समझना मेरी समझ से बाहर है, नैना ने चलते हुए कहा। अब शेर को सवा शेर मिलेगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अवी ने थोड़ा इतराते हुए कहा। तो नैना उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी और मन ही मन कहा, तुम बस मुझे ये टॉर्चर करना बंद कर दो, वो ही काफी होगा मेरे लिए। कहीं तुम मन ही मन गाली तो नहीं दे रही, अवी ने नैना के होठों को बुदबुदाते देखकर कहा। तुम्हें ऐसा लगता है ऐसा करने के लिए मुझे मन ही मन बोलने की जरूरत है? मैं सीधा मुंह पर भी बोल सकती हूँ, नैना ने पहले प्यार से और फिर थोड़ा गुस्से में कहा। मिसेस नैना बजाज चौधरी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मुझसे तमीज से पेश आना चाहिए, अवी ने नैना को घूरते हुए कहा। मैं पेश आई थी, लेकिन तुम यहाँ मेरे सर पर चढ़कर तांडव करने लगे, और मैं क्या करूं? अच्छी खासी वीकेंड के बाद मैं घर बैठकर आराम कर रही थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो चुल मचती है मुझे आराम करते देखकर। तुम्हारे सामने मैं चैन से बैठ जाऊं, ये भला कहां बर्दाश्त हो सकता है तुमसे? सरप्राइज के नाम पर तुम मुझे यहाँ हॉस्पिटल ले आए, कहीं तुम मेरी किडनी बेचने के बारे में तो नहीं सोच रहे? हाँ, तुमने मेरे इतने टेस्ट करवाए और रिपोर्ट्स भी ली, देखो अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो मैं पहले ही, नैना आगे कहते से पहले ही अवी ने उसके होठों को अपनी उंगलियों में पकड़कर बंद करते हुए कहा। कुछ भी बोलती हो ना तुम नैना, तुम्हें सॉफ्टवेयर कंपनी में नहीं बल्कि रेडियो जॉकी में होना चाहिए था। मुझे इस वक्त घर होना चाहिए था, कितना सुकून है अपने कमरे में, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। आई हेट यू, कहकर नैना गाड़ी की तरफ चली गई। अवी ने भी ड्राइवर सीट की तरफ का दरवाजा खोला और कहा, बट आई लव यू मिसेस चौधरी। नैना ने मुंह बनाया और गाड़ी में बैठी। अभी भी ड्राइवर सीट पर आ बैठा और अपना सीट बेल्ट बांधने लगा। नैना अपने हाथों को बांधकर बैठी थी, गुस्से में सामने देख रही थी। अवी ने सुबह सुबह जो उसके साथ किया उससे नैना पूरी तरह खिंची हुई थी। अवी ने देखा नैना सीट बेल्ट नहीं पहना है तो वह नैना की तरफ झुका और सीट बेल्ट लेने लगा। ऐसा करते हुए अवी नैना के थोड़ा करीब भी आ गया। अवी से आई बॉडी स्प्रे की खुशबू नैना की नाक से टकराने लगी। नैना के दिल की धड़कनें तेज होने लगी और वह बस उन्हें सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। अवी ने नैना को सीट बेल्ट लगाया और वापस अपनी सीट पर बैठते हुए कहा, उफ, तुम्हारी ये मूड स्विंग्स जान ले लेंगे किसी दिन मेरी। उससे पहले तुम मेरी जान ले लोगे पड़ोसी, नैना ने सहजता से कहा। तो पड़ोसी को थोड़ा बुरा लग गया। अवी जानता था नैना को लेकर हॉस्पिटल क्यों आया था और वह नहीं चाहता था कि नैना को कुछ हो। अवी को खामोश देखकर नैना का गुस्सा कुछ शांत हुआ तो उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम मुझे ऐसे ही टॉर्चर करोगी तो एक दिन मर जा। तुम्हें क्या लगता है नैना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल टॉर्चर करने के लिए लेकर आया हूं? अवी ने नैना की बात बीच में काटकर थोड़ा गुस्से में कहा। तो नैना ने आगे कुछ नहीं कहा। अवी नैना की तरफ पलटा और कहने लगा, गोवा में तुम्हारे साथ जो हुआ उससे तुम भी अनजान नहीं हो नैना। तुम्हारे बाल झड़ना, तुम्हारा सरदर्द होना, उस दिन वो तुम्हारी नाक से खून आना और ये तुम्हारे मूड स्विंग्स, ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकते ना। मैं तुम्हें यहाँ टॉर्चर करने के लिए नहीं बल्कि अपनी तसल्ली के लिए लेकर आया हूँ। वैसे भी तुम कभी खुद से मुझे ये सब नहीं बताती है ना।
ऐसा नहीं है, मैं बस, नैना ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अवी के सामने झूठ बोलने में उसे दिक्कत आ रही थी। तुम बस क्या नैना, हमारी शादी हो चुकी है, तुम मेरी वाइफ हो। अगर तुम्हें किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझे बताना चाहिए। तुम हमेशा सबके सामने हंसने मुस्कुराने का नाटक करती हो, जबकि तुम्हें नहीं पता तुम अंदर ही अंदर बीमार पड़ने लगी हो। तुम्हें खुद की जरा भी परवाह नहीं है, उनकी भी नहीं जो तुम्हें चाहते हैं। ये बस नॉर्मल था पड़ोसी, मैं ये सब के बारे में बताकर तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी, और फिर मुझे लगा तुम्हें मुझे ऐसे यहाँ नहीं लाना चाहिए। अगर मुझे कोई सीरियस डिजीज हुआ तो तुम मुझे छोड़, ऐसा मुझे लगता है। एकदम से कहते कहते नैना की आवाज धीमी पड़ गई। अवी ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। नैना पिछले कई दिनों से इस प्रॉब्लम में थी और अवी ने ध्यान ही नहीं दिया। उसने नैना के हाथ को अपने हाथों में लिया और कहने लगा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ नैना कि मुझे तुम्हारे दर्द से तकलीफ होती है। मैं जब भी तुम्हें परेशान देखता हूँ, उदास देखता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं, मेरी अच्छी दोस्त, मेरा पहला प्यार और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो। मैं तुम्हें छोड़कर जाने की कभी सोच भी नहीं सकता। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, आखिरी सांस तक। जब तुम 65 की हो जाओगी ना, तब भी तुम मुझे उतनी ही खूबसूरत लगोगी जितना आज लगती हो। तुम्हें छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और खबरदार, आज के बाद अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा भी तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा। अभी की बातें सुनकर नैना का मन थोड़ा हल्का हो गया। खुद से जुड़ी जिन बातों को लेकर नैना परेशान थी, अभी ने परेशानी को 2 मिनट में खत्म कर दिया। नैना ने अपना दूसरा हाथ अपने अभी के हाथ पर रखा और कहा, आई एम सॉरी, वो मैं बस थोड़ा डर गई थी। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। घर चलते हैं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अभी ने नैना का हाथ छोड़कर गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, एक और सरप्राइज? पड़ोसी कह दो, ये एक बकवास मजाक के सिवा कुछ भी नहीं है, नैना ने कहा, जिसे सरप्राइज के मामले में अभी पर भरोसा नहीं था। रिलैक्स ही अच्छा वाला है, अब अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो और सिस्टम पर कोई बढ़िया गाना चलाओ, कहते हुए अभी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इससे बेहतर है मैं थोड़ी देर सो लूं, कहते हुए नैना ने सीट को थोड़ा पीछे किया और अपनी आंखें मूंद ली। अभी ने सोई हुई नैना को देखा और मन ही मन कहा, सॉरी, मैंने आज तुम्हें बहुत परेशान किया। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। मिसेस शर्मा मिसेस आहूजा और गुप्ता की बातें सुनकर शीतल से काफी नाराज थी। जब शीतल उनकी आवाज सुनकर बाहर नहीं आई तो मिसेस शर्मा अपने कमरे में आई और सार्थक को फोन लगा दिया। कुछ देर बाद सार्थक ने फोन उठाया और कहा, हेलो मम्मी, क्या हुआ, आपने इस टाइम फोन किया? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है सार्थक, पूरे अपार्टमेंट में तुम्हारी बीवी को लेकर कितनी बातें हो रही है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? मिसेस शर्मा ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा, मैं कुछ समझा नहीं, शीतल ने आपसे कुछ कहा क्या? सार्थक ने असमझ की स्थिति में पूछा। हाँ, तुम क्यों समझोगी बेटा, तुम उसके प्यार में अंधे जो हो चुके हो, लेकिन अपार्टमेंट के लोग तो अंधे बहरे नहीं हैं, ना ही गूंगे हैं, वो तो इस बारे में बात करेंगे ना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर शीतल ने बाहर ऐसी बातें कही ही क्यों? मिसेस शर्मा ने फिर गुस्सा होकर कहा, मैं अभी एक मीटिंग में हूं, मैं शाम को घर आकर बात करता हूं, प्लीज। सार्थक ने उलझन भरे स्वर में कहा और फिर खुद ही फोन काट दिया। फोन अपने होठों से लगाए सार्थक सोच में पड़ गया। शादी के बाद ऐसा पहली बार ही हुआ था जब मिसेस शर्मा ने उससे शीतल के बारे में ऐसा कुछ कहा था। सार्थक ने फोन रखा और अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ सार्थक से शीतल की शिकायत करने के बाद मिसेस शर्मा थोड़ा शांत हुई और हॉल में आकर टीवी देखने लगी। मिसेस शर्मा ने घड़ी में देखा, दोपहर के 3 बज रहे थे। शीतल अपने कमरे में सोई थी। उसके बारे में सोचकर मिसेस शर्मा के जहन में एकदम से आहूजा की कही बात आ गई। बहुओं को ना कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है, वरना वो हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगती है। मिसेस शर्मा ने टीवी की आवाज बढ़ा दी जिससे शीतल खुद ही उठकर बाहर आ जाए, और वही हुआ। टीवी की आवाज या यूं कह लीजिए शोर सुनकर शीतल बाहर चली आई और कहा, माँ, आपने टीवी की आवाज को इतना तेज क्यों रखा है? अब ये भी मुझे तुमसे पूछना होगा कि मैं टीवी चलाऊं या नहीं। मिसेस शर्मा ने बिना शीतल की तरफ देखे टीवी पर नजरें गड़ाए हुए कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा माँ, मैं बस कह रही थी कि टीवी की आवाज।
शीतल इतना ही कह पाई कि मिसेस शर्मा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, मुझे मत सिखाओ। टाइम देखा है तुमने? ये कोई सोने का टाइम है? अच्छे घर की बहुओं को दिन भर काम से फुर्सत नहीं मिलती और तुम्हारे पास इतना टाइम है कि दिन भर सोते रहो। मेरी चाय का वक्त हो गया, तुम बना दोगी या मैं खुद बनाऊं? मिसेस शर्मा ने कुछ ज्यादा ही कठोरता से कहा, मैं अभी बना देती हूँ। कहते हुए शीतल किचन की तरफ चली गई। किचन में आकर शीतल ने चाय चढ़ा दी और सोच में पड़ गई। आज अपनी सास का बर्ताव उसे थोड़ा अजीब लगा। आज से पहले सार्थक की मम्मी ने शीतल से इस लहजे में तो बिल्कुल बात नहीं की थी। शीतल इसी सोच में डूबी हुई थी, उसे ध्यान नहीं रहा और चाय उफन कर नीचे गिरने लगी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो पूरी चाय गिरा दी। अगर नहीं बनाने का मन था तो कह देती, मैं खुद बना लेती। मिसेस शर्मा ने किचन में आकर गैस बंद करते हुए कहा तो शीतल की तंद्रा टूटी और कहा, सॉरी, मैं दूसरी बना देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। घर का राशन ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं है। तुम जाओ, मैं खुद बना लूंगी। मिसेस शर्मा ने उखड़े स्वर में कहा, माँ, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हुई है या मैंने कुछ गलत किया है? शीतल के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया और वह बोल पड़ी, ओह, तुम तो ऐसे सीधी बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। जरा मुझे ये बताओ शीतल, इस घर में ऐसी क्या कमी रखी हम सब ने जो अब तुमने इस घर की बातों को बाहर सोसाइटी में कहना शुरू कर दिया? तुम एक इज्जतदार घर की बहू हो, फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें इजाजत किसने दी कि मिसेज आहूजा और मिसेज गुप्ता जी से बदतमीजी करो? मिसेस शर्मा ने अपनी मन की भड़ास निकालते हुए कहा, माँ, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं और आपको तो शायद ये भी नहीं पता कि उन्होंने मुझसे और सार्थक से क्या कहा था। शीतल ने कहा, उन्होंने जो भी कहा हो, तुम्हें जरूरत कहाँ पड़ी? क्या तुम चुप नहीं रह सकती थी? उनका तो काम है लोगों के बारे में बात करने का, लेकिन तुम तो अपने कायदे में रह सकती थी ना। मत भूलो शीतल, आने वाले कई सालों तक हमें इसी अपार्टमेंट में रहना है, इन्हीं लोगों के बीच। इसलिए हमारी बनी बनाई इज्जत को उछालना बंद करो तुम। मिसेस शर्मा ने एक बार फिर कठोरता से कहा। शीतल ने सुना तो उसका दिल टूट गया। सार्थक की मम्मी उसे गलत समझ रही थी, वो भी मिसेज आहूजा और गुप्ता के कहने पर। उसकी आंखों में नमी तैर गई, लेकिन अपने आंसुओं को शीतल ने अपनी आंखों में ही रोक लिया और कहा, मुझे नहीं लगता माँ, मैंने कुछ गलत किया है। अगर अपने पति की बेइज्जती पर सामने वाले को जवाब देना गलत है तो फिर मैं गलत सही। मिसेज आहूजा और गुप्ता जैसी महिलाएं आपके लिए मैटर करती होंगी, मेरे लिए नहीं। कहकर शीतल अपने कमरे की ओर जाने लगी तो मिसेस शर्मा ने कहा, तुम जाकर उनसे माफी मांगोगी शीतल। शीतल रुकी और बिना पलटे धीरे से कहा, मैं उन लोगों से माफी नहीं मांगूंगी माँ। कहकर शीतल अपने कमरे में चली गई और दरवाजा तेजी से बंद कर लिया। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 37। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।